वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 25 सितंबर 2021 और 25 सितंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार मेक इन बिहार उत्पाद को कितने देश में पहुंचाया जाएगा। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि बिहार के जो उद्योग मंत्री है ये है शाहनवाज हुसैन और इनके अनुसार मेक इन बिहार उत्पाद को 75 देशों में पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैंने इस बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दिया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग उसे लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखिए, ठीक है। इस चीज का यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आज है 25 सितंबर 2021 और 25 सितंबर को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में 23 सितंबर 2021 को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 123वीं जयंती मनाई गई है। बताएं कि उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। बिहार के बेगूसराय जिले में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, ये आप यहां से ध्यान रखिए। आपको बता दूं कि 23 सितंबर 2021 को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 123वीं जयंती मनाई गई है और उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था, ये आप यहां पर ध्यान रखिए। अब यहां पे मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं जहां से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तमाम चीजों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है, एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट एकदम से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था, ये ध्यान रखें। और वे पटना विश्वविद्यालय के छात्र थे। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने कुछ दिन तक अध्यापन का काम किया था और फिर 1934 से 1947 तक बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उप निदेशक पद पर कार्य किया था, ये आप ध्यान रखिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वे मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे थे और साथ ही साथ भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी कार्य किया था, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1959 में ही पद्म भूषण सरकार जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये, और फिर उसके अलावा 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जो यहाँ पर अगला पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। उनकी किताब संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और आपको ध्यान रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में दिया गया था और ये किताब जो था, किताब का नाम था संस्कृति के 4 अध्याय। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि इसके साथ ही उर्वशी के लिए भी उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था 1959 में, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ था तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया था और वे दिल्ली आ गए थे और 12 वर्षों तक संसद सदस्य भी रहे थे। और उनकी जो मृत्यु हुई थी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की जो मृत्यु हुई थी ये 24 अप्रैल 1974 को हुई थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। और आपको रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बता दूं, ये मतलब कि राष्ट्रकवि से सम्मानित है, राष्ट्रकवि की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आप ही याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय जिले के बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पर आप मैप पर देख के समझ सकते हैं। जब आप बिहार वाले मैप पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको बेगूसराय की स्थिति देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बेगूसराय जिले की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो यहाँ पर मैं आपको काउंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम काउंट करते हैं मुंगेर से, तो मुंगेर 1, खगड़िया 2, समस्तीपुर 3 और फिर पटना 4 और लखीसराय 5। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 5 जिलों के साथ बेगूसराय जिले की सीमा साझा होती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखिए, ये 5 जिले हैं मुंगेर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना और लखीसराय, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आपको मैंने बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल में से बेगूसराय जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है इसे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब आप मुंगेर प्रमंडल पर नजर डालेंगे यहाँ पर और देखेंगे मुंगेर प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये मुंगेर ही है और इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। ये जिले कौन कौन से हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बेगूसराय जिला जो है ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ये भी यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में इसे स्वीकृति दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दी है और इसके तहत किसी परिसर में शराब का निर्माण, भंडारण, बोतलबंदी, बिक्री, आयात निर्यात होता है तो
पूरे परिसर को सील बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ये कानून पहले से भी लागू था, लेकिन इसमें जो चेंजेस किया गया ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मगर आवासीय परिसर में, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मगर आवासीय परिसर में शराब मिलने पर सिर्फ चिन्हित भाग को ही सीलबंद किया जाएगा, न कि संपूर्ण परिसर को। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कुछ चेंजेस इसमें किया गया है और यहाँ पे बहुत सारी बातें और भी निकल कर सामने आती है, जो कि मैंने यहाँ पर आगे लिखा है। अगला पॉइंट जब आप पढ़ेंगे तो इसमें मैंने लिखा है कि इसके अलावा छावनी क्षेत्र एवं मिलिट्री को शराब भंडारित करने की अनुमति होगी, मगर कैंटोनमेंट क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब रखने या उपभोग करने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि पूरी तरह से बैन होगी। और यहाँ पर एक पॉइंट और भी निकलकर सामने आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मादक द्रव्य से लदे यानी कि मादक पदार्थों से लदे वाहनों को राज्य सीमा में घोषित चेक पोस्ट से ही आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन ऐसे वाहनों को हर हाल में 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना होगा। यानी कि जो मादक पदार्थ से लदे हुए जो वाहन होते हैं वो राज्य की सीमा में मतलब अंदर आ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जो भी घोषित चेक पोस्ट हैं तो उन्हीं से ये अंदर आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से यानी कि बिहार की सीमा से उन्हें बाहर जाना होगा। तो ये सारी संबंधित जानकारी अभी हाल ही में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 में कही गई है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों के आधार पर बताएं कि निम्नलिखित में से बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान किस जिले में संपन्न हुआ है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर ये वाला सेक्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जितने जिलों का नाम लिखा है सभी जिलों में प्रथम चरण का मतदान अभी संपन्न हुआ है। आपको बता दूं कि अरवल, मुंगेर, जमुई, बांका, रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद और जहानाबाद, ये कुल मिला के 10 जिले यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो 10 जिलों में प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दे दूं कि निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुसार इस बार बिहार पंचायत चुनाव 11 चरणों में पूरा किया जाएगा। ये बात पहले भी मैंने आपको बताया था और इसके तहत 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान हुआ, यानी कि कल ही 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान हुआ और पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान संपन्न हुआ है। अब यहाँ पे 10 जिलों का नाम मैंने ऐड किया, एक बार पुनः आपको रिवाइज कर दूं। रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई और बांका, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये प्रखंड का नाम है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 10 जिले आपको याद रखना है कि प्रथम चरण में बिहार के 10 जिले के 12 प्रखंडों में मतदान संपन्न हुआ है 24 सितंबर 2021 को। अब यहाँ पे हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद यानी कि 2014 के बाद यह उनकी कौन सी अमेरिका यात्रा है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ये 7वीं अमेरिका यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और वहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत करेंगे और इसके अलावा बातचीत के अलावा कई अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे मैंने और भी आगे लिखा है कि वाशिंगटन डीसी में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और साथ ही 25 सितंबर को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। यानी कि आज ये जो मतलब कि यूएन महासभा की जो मतलब कि 76वां सत्र है, इनको मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया जाएगा। और इस सम्मेलन में यानी कि इस मतलब कि 76वें सम्मेलन में इसमें विश्व के 100 से अधिक नेता सम्मिलित हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पिछला वीडियो जो चैनल पे अपलोड हुआ था वहां पे मैंने आपको एक प्रश्न बताया था जो कि तालिबान से संबंधित था। उस प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र में तालिबान अपना राजदूत नियुक्त करने की घोषणा किया है और इसकी जानकारी देते हुए मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये दिया था कि तालिबान ने हाल ही में दोहा के प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत के तौर पर नियुक्त करने का घोषणा किया है। और यह भी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए तालिबान ने अभी हाल ही में यूएन प्रेसिडेंट एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र भी लिखा था। ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था कि जो दोहा के प्रवक्ता सुहेल शाहीन है इनको यहाँ पर क्षेत्र में मतलब कि जो यूएन का जो 76वां सत्र था इनमें बैठने यानी कि इनमें हिस्सा लेने के लिए मतलब ये पत्र लिखा गया था, इनमें बैठने के लिए दिया जाए। तो ये सारी संबंधित जानकारी याद रखिए। तालिबान भी अब मतलब यूएन का हिस्सा बनना चाहता है, तो ये सारी चीजें वो पत्र में लिखा गया था जिसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। अब यहाँ पर देखिए मैंने अगले पॉइंट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह 7वीं अमेरिका यात्रा है। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिए, 7वीं अमेरिका यात्रा है। और इससे पहले वे 22 सितंबर 2019 को टेक्सास के ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान अमेरिका गए थे और यह अमेरिका में किसी भारतीय मूल का अब तक का सबसे बड़ा समागम था। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि 22 सितंबर 2019 को टेक्सास के ह्यूस्टन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसका नाम था हाउडी मोदी। और ये इसका अर्थ जो होता है हाउडी मोदी का कि मोदी आप कैसे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय यानी कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था, इन्हें मतलब कि आमंत्रित किया गया था यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में एक मतलब कि कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है कि हाल ही में
किस देश के प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश इसका सही उत्तर है। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। और ये सम्मान किसके द्वारा दिया गया है, यहाँ पर अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं। यह पुरस्कार उन्हें संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी कि एसडीएसएन द्वारा प्रदान किया गया है। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। उन्हें यह पुरस्कार गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा के साथ साथ सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। ये आप यहाँ पर याद रखिए। और अगले पॉइंट में यहाँ पे मैंने लिखा है एसडीएसएन के बारे में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के बारे में, कि इसकी स्थापना 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में प्रमुख अर्थशास्त्री और विकास रणनीतिकार प्रोफेसर जेफरी डी सेक्स द्वारा की गई थी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इनके द्वारा इससे मतलब कि संगठन को स्थापित किया गया था और इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में ये एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है 10%। 10% ये रहने का अनुमान लगाया गया अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक के द्वारा। आपको बता दूं कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 10% रहने का अनुमान लगाया, जो कि यह पहले 11% था, यानी कि घटा करके 10% क्या है। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं एशियाई विकास बैंक की। तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत की जीडीपी वृद्धि दर का। आपको बता दूं कि एशियाई विकास बैंक के अलावा बहुत सारे और भी संगठन हैं जो कि भारत के जीडीपी वृद्धि दर का आकलन किया है, इनका अनुमान लगाया है। तो कंप्लीट सूची को यहाँ पर मैंने ऐड किया, सारे को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। तो इसके अनुसार जो 2021-22 के लिए अनुमान लगाया गया ये 9.5 का है। जबकि दूसरा हमारा है वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इसके अनुसार 9.5%। भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार 9.5%। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार 9.5%। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार 10%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार 9.6% और केयर रेटिंग्स के अनुसार 10.2% और मूडीज इन्वेस्टर्स के अनुसार 9.6% और अभी हाल ही में जो आया है एशियाई विकास बैंक के अनुसार 10%। तो ये तमाम चीजों को यहाँ पर आप याद रखिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक करंट अफेयर्स के जितने वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं मैंने सभी को प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप वहां पर जाके सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी से लेकर के अब तक जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो चैनल पे अपलोड है सभी का मंथली वाइज पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा के विस्तार के लिए गठित राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा के विस्तार के लिए गठित राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है और इस समिति की अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन द्वारा किया जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे ये डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और इन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया इस संचालन समिति का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए चर्चा हो रही इसरो की और इसरो के अध्यक्ष की। तो यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप चाहें तो इसरो के बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितने लेखकों को हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 के लिए चुना गया है? यह भी एक करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 8 लेखकों को इसके लिए चुना गया है। आपको यहाँ पर कंप्लीट सूची में दिखाने वाला हूँ। तो आपको बता दूं कि हाल ही में 8 भाषा के लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 के लिए चुना गया। आप यहाँ पर सभी को देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हमारे यहाँ पे पहला है रस्किन बॉन्ड जो कि अंग्रेजी के लिए इन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। दूसरा हमारा है विनोद कुमार शुक्ला जो कि हिंदी से है और हमारा तीसरा होगा शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जो कि बांग्ला, एम लीलावती मलयालम, डॉक्टर भलचंद्र नेमाडे मराठी, डॉक्टर तेजवंत सिंह गिल पंजाबी, स्वामी रामभद्राचार्य संस्कृत और इंदिरा पार्थ शास्त्री तमिल। तो ये 8 भाषा के लेखकों को इस पुरस्कार के लिए यानी कि साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 के लिए चुना गया है। ये यहाँ से कंप्लीट सूची को आप याद रखें। यहाँ से कोई भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 20,000 रन पूरे किए हैं? तो आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिताली राज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 20,000 रन पूरे किए हैं।
आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है मिताली राज, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे इनकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में मैंने कुछ पॉइंट को ऐड किया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला पॉइंट है, इससे पहले जून 2018 में मिताली राज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय बल्लेबाज बनी थी। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है कि साथ ही वह महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6000 रनों को पार करने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मिताली राज की हम चर्चा करें तो मिताली राज का जन्म 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर राजस्थान में हुआ था, ये आप ध्यान रखिए। और इनकी हम अगर क्रिकेट करियर की बात करें तो 1999 में इन्होंने 1999 में अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी, डेब्यू किया था 1999 में, ये आपको यहाँ से याद रखना है। और देखिए क्रिकेट की बात आई है तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है यह है आईसीसी। तो आईसीसी के बारे में हम लोग तमाम चीज़ों को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये ध्यान रखिए। और आईसीसी का जो सिद्धांत है यानी कि इसका जो मोटो है यह है अच्छाई के लिए क्रिकेट। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसका जो मुख्यालय ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। और आईसीसी के जो वर्तमान सदस्य देश हैं ये 106 सदस्य देश हैं। आधिकारिक भाषा आईसीसी की अंग्रेजी है और वर्तमान में आईसीसी के जो चेयरमैन है ये ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं। और आईसीसी के सीईओ हैं जोफ एलाडिस और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। लेकिन इससे पहले जो आईसीसी के सीईओ थे ये थे मनोज साहनी, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया था जिसके बाद जोफ एलाडिस को मतलब कि आईसीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है। ये तमाम जानकारी यहाँ से आईसीसी से संबंधित याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारत के पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ अभी हाल ही में ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग में भारत के पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और ये समझौता के अंतर्गत दोनों संस्थान खाद्य और पोषण सुरक्षा का सहयोग करने और छोटे स्तर के पशुधन उत्पादकों की आर्थिक मदद करने के लिए पशुधन क्षेत्र में निरंतर सुधार लाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। तो संयुक्त रूप से ये सारी चीजें की जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि पशुपालन और डेयरी विभाग और साथ ही ये जो समझौता हुआ ये हुआ है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच। तो तमाम जानकारी यहाँ पर याद रखें। अब चर्चा हो रही है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2000 में बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने किया था इसका स्थापना। तो ये संबंधित जानकारी यहाँ पर आप ही याद रखिए। बिल गेट्स जो आप यहाँ पर नाम देख रही है मतलब कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से इनका नाम शुमार है। अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए तो आपको बता दूं कि यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड होते हैं। यहाँ से आप करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और जो लोग निरंतर यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इस सीरीज से अगर आपकी हेल्प हो रही है प्लीज दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, 11 प्रश्न पे। हमारा 11 प्रश्न के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के अध्ययन के मुताबिक भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2022 तक का ये लक्ष्य निर्धारित है और 2022 तक का भारत औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न बारे में बता दूं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक इसके अध्ययन के मुताबिक भारत 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पे बात हो रही है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में हुई थी, ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखिए। FSSAI की स्थापना अगस्त 2011 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। आपको इसके बारे में बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को जो मनाने की शुरुआत हुई थी ये 2018 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो इस दिवस को विश्व भर के बधिर व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और साथ ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बधिर लोग होते हैं उनको शरीर के हाव भाव से भाषा या फिर बोलना सिखाना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आप याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव की सेवा में पुनः 3 माह का विस्तार किया गया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव निम्न में से कौन है। तो इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और pre21 लिख के मैसेज कीजिएगा। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि pre21 लिख के मैसेज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 5 से 6 डेमो PDF मिलेगा। उसके बाद आप उसे देखेंगे, निर्धारित करेंगे आपको ज्वाइन करना है या फिर नहीं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस पेड ग्रुप के साथ आपको मिलेगा क्या क्या। तमाम वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं कि पेड ग्रुप में आपको मिलेगा क्या क्या।
अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर्स होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ हैं जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहां पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% समझिए कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे, 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।